हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। कि जैसे कि आप लोगों का सीटेट का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, प्रीवियस प्रश्न हल करवाए जा रहे हैं यहाँ पर। तो कौन कौन सा प्रैक्टिस सेट आप लोग हल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। आज के सेशन का पहला ही प्रश्न देखते हैं, जो बहुत ही क्या है, सामाजिक अध्ययन पूरी एनसीईआरटी बेस पर है। तो आप लोग इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा और अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करिएगा कि दोबारा इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ध्यान से करिएगा। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। यहाँ के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? महाजनपद, गुप्त में, हड़प्पा सभ्यता में, वैदिक काल में। तो किस में कह रहा है किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? तो किस में था? गुप्त में था। गुप्त काल में क्या था? गुप्त काल में था कि कर प्रथा का विशिष्ट महत्व दिया गया था। तो चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी के ओर चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे क्या कहा जाता है? परिभ्रमण कहा जाता है। क्लियर हुआ? परिक्रमण और परिभ्रमण सब कुछ क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है? निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है कि गुरु के पास जाकर समीप बैठना? तो क्या कहलाता है? गुरु के पास जाकर समीप बैठना उसे क्या कहलाते हैं? आरण्यक कहते हैं, पुराण कहते हैं, वेद कहते हैं या उपनिषद कहते हैं? गुरु के पास यानी गुरु के पास समीप में जाकर बैठना क्या कहलाता? उपनिषद कहलाता है। क्लियर होगा? आगे देखते हैं। भारत में मुंडा प्रश्न कह रहा है, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो भारत में मुंडा जनजाति दुर्ग, कुल्लू, छोटा नागपुर या बस्तर में। तो भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो छोटा नागपुर में निवास करती है। किस में करती है? तो छोटा नागपुर में निवास करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? प्रताड़ित, मूर्ति, भेदभाव या रूढ़िबद्ध कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप के या इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? रूढ़िबद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़िबद्ध कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? जीवन के अधिकार से है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से है, या कह रहा है कि समानता के अधिकार से? तो ये भी सही है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी सही है। अब आप लोग बताना कि ये सब किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कि जीवन का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है किसका? जीवन के अधिकार से है। तो चलिए पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? तो खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु तेग बहादुर थे, या गुरु नानक देव थे, या कह रहा है गुरु अंगद देव थे? तो खालसा की स्थापना करने वाले कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था? तो विश्व शांति का विचार सबसे बढ़िया विचार किसके थे? अकबर के थे, जिसने
काफ़ी चीज़ों का निर्माण करवाया था। जैसे कि आप लोग जजिया कर समाप्त करवा दिया था, कई स्थापत्य कला का विस्तार किया था। जो भी जैसा जैसा भी वो जीतता जाता था, एक न एक चीज़ों का निर्माण करवाता था। किसी दिन हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो पूरे चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर समझा देंगे। तो कौन था अकबर? बहुत ही अच्छा शासक था। स्थापत्य कला के इसमें था कौन? शाहजहां था, जो स्थापत्य कला के रूप में जाना जाते हैं। जहांगीर चित्रकला के बहुत शौकीन थे, तो चित्रकला के में सबसे इनका विशेष महत्व माना जाता है, स्थान माना जाता है जहांगीर का। स्थापत्य में शाहजहां का माना जाता है। और जजिया कर वगैरह समाप्त करने वाले कौन थे? अकबर थे। और इनके नौरत्न थे। कौन कौन थे नौरत्न? इनके अकबर के समय में नौरत्न की भी उपाधि मिली थी इनको। तो सभी धर्मों को समान रूप से माना जाता था इनके शासनकाल में। किसके? अकबर के शासनकाल में। अगला है, किस्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किस्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रानी चेन्नम्मा, नाना फादानिस या अहिल्याबाई होलकर ने या रानी लक्ष्मीबाई ने? तो कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रानी चेन्नम्मा ने किया था। किसने किया था? रानी चेन्नम्मा ने किया था। कब किया था? 1824 ईस्वी में किया था। कहाँ कहाँ पर किया था? कर्नाटक की रियासत की देखभाल के लिए किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध ही थी ये। अगला प्रश्न है, स्थान लोग वस्तुएं व प्रकृति को, स्थान लोग वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को क्या करती थी? किसी भी जीव को घेरे रहते थे, कहलाते हैं क्या कहलाते? पर्यावरण कहलाते हैं। ये घुमा फिरा कर पूछा गया प्रश्न है। किसका? ईवीएस का प्रश्न है, जो किस में आता है? सामाजिक विज्ञान यानी कि 6 to 8 में भी सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पिंड। अगला प्रश्न है, पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। जो तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है? बहुत ही बार मैंने इसको पढ़ाया है, पूरा भूगोल के चैप्टर में पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, जाकर आप लोग पूरा भूगोल पढ़ लीजिएगा। वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान के लिए सर्वाधिक आदर्श मानी जाती है? तो किसे माना जाता है? समताप मंडल को। क्षोभ मंडल में गरज बरज के साथ धरतियों पर बारिश होना। आयन मंडल में क्या होता है? गाने वाने का कहाँ से होता है? यहीं से होता है। गाने वाने जो हम लोग सुनते हैं एक दूसरे की, वो कहाँ से होता है? आयन मंडल से अंतर्गत आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कोई शिला खंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अवसादी शैल, प्रारंभिक शैल, आग्नेय शैल या कायांतरित शैल। मैंने शैल को भी पढ़ाया आप लोगों को भूगोल में। फिर से ही चैप्टर चालू करने वाले हैं भूगोल का। थोड़ा सा 1-2 दिन अव्यवस्था है, बाकी उसके बाद भूगोल का चैप्टर फिर से चालू करेंगे। भूगोल और संविधान का चैप्टर आप लोगों को फिर से देखने को मिलने वाला है। तो अवसादी शैल के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, जब बहुत सी औद्योगिक इकाई एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं, तो वह क्या कहलाती हैं? बाजार अर्थव्यवस्था, असेंबली लाइन या समनुक्रम उत्पादन कहलाती हैं, औद्योगिक तंत्र कहलाती हैं, औद्योगिक क्षेत्र कहलाती हैं। तो क्या कहलाती? औद्योगिक क्षेत्र कहलाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चय समय नहीं होता है, तो इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं? तो कौन होंगे? शीतोष्ण सदाबहार, शीतोष्ण पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या उष्णकटिबंधीय सदाबहार। तो क्या होता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है, तो भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है क्या है? राष्ट्रपति है, न्यायपालिका है, संसद है या प्रधानमंत्री व उनके मंत्री परिषद होंगे? तो कौन होगा? संसद होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में
किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे कहा जाता है क्या? जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता तो उसे क्या कहा जाता है? प्रभुसत्ता कहा जाता है, राजतंत्र, स्वेच्छाचारी कहा जाता है, धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिसका अभी उपयोग नहीं किया गया है उन्हें क्या कहा जाता है? बेकार संसाधन, मूल्यवान संसाधन या संभावित संसाधन कहा जाता है, वास्तविक संसाधन कहा जाता है। तो जिसका उपयोग नहीं किया गया उसे क्या कहा जाता है? संभावित संसाधन कहा जाता है। सीटेट में ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलते होंगे। आप लोगों ने इतने साल से पेपर दिया होगा तो यही प्रश्न घुमा फिरा कर पूछा जाता है। मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है क्या? तुर्की व अफगान शैलियों का है, तुर्की व फारसी शैलियों का है, या कह रहा है अरब व भारतीय शैलियों का है, या कह रहा है फारसी व भारतीय शैलियों का है? तो क्या है? फारसी व भारतीय शैलियों का है क्या? मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की मानक देशांतर है। तो भारत की मानक देशांतर क्या है? 82 डिग्री पूर्व देशांतर है, 83 डिग्री पूर्व 30 पूर्व देशांतर हो गया, 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर माना जाता है, या कह रहा है 82 डिग्री या 50 पूर्व देशांतर माना जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे कि भारत की मानक रेखा है किससे? 82 डिग्री पूर्व देशांतर से माना जाता है। भारत की मान रेखा कहाँ पर होती है? पूर्वी देशांतर यानी कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। किसके? कहाँ से? तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है क्या? पूर्व देशांतर की मानक देशांतर रेखाएं। तो चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न कह रहा है, कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है वह कहलाती है स्थानांतरित कृषि, निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि या गहन कृषि। तो क्या कहा जाता है? वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही प्रश्न है, आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो सौर ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, उष्ण जीवाश्म ऊर्जा है या पवन ऊर्जा है? तो क्या कह रहा है? जीवाश्म ऊर्जा है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो उसे इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? औपनिवेशीकरण कहते हैं, या पुनर्जागरण कहते हैं, या महासंघ कहते हैं, या व्यापारी कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? औपनिवेशीकरण कहा जाता है। अगला है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर हैं क्योंकि तट के साथ गर्म धारा बहती है, गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन होता है, या कह रहा है तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है, दंतुरिक तटीय क्षेत्र हैं। तो क्या है? गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन होता है, इसलिए उत्तरी पूर्वी तट पर जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं कहलाता है क्या? राज्य कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है, सीमा कहलाता है, निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है? क्या कहलाता है? निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा के किसकी शुरुआत माना जाता है? तो दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत से माना जाता है। किसने चलाया था? तो महात्मा गांधी ने चलाया था। दांडी यात्रा कब चली थी? 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को चली थी। किसने चलाया था? महात्मा गांधी जी ने चलाया था। कितने व्यक्ति थे? 40 आदमी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथक शैली का शास्त्रीय रूप है, या कथक शैली का शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली है, या लोक नृत्यों में सदा श्रेष्ठ होते हैं, या कह रहा है कि शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप होते हैं? तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका पूरा ऑप्शन देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। भारत में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 8 नृत्य शैलियों का शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, मणिपुर का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली कहाँ का है? केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मोहिनीअट्टम केरल का है, ओडिसी उड़ीसा का है, और सांतीरिया
असम का है, यानी असोम का कहा जाता है। पूरे नृत्य यहीं पर क्लियर हो गए, स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? हिमाड़ है, छत्रक शिला है, लोयस है या डेल्टा है? तो क्या है? छत्रक शिला को कहा जाता है। अगला है, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। भारत के राष्ट्रपति करते हैं या संसद करती है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं भारत में राज्यपाल की नियुक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है, कहाँ पर करती है? उत्तरी अमेरिका में करती है। उत्तरी अमेरिका व एशिया में करती है, एशिया व यूरोप में करती है, एशिया व अफ्रीका में करती है या एशिया व दक्षिण अमेरिका में करती है? तो एशिया व अफ्रीका में करती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये रहे आज के 30 प्रश्न। 30 प्रश्न एक दिन मिलते हैं, 30 प्रश्न अगले दिन मिलेंगे। प्रश्न बहुत ज़्यादा रहता है तो आप लोगों को यहीं से पूरा प्रश्न क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।